खत्म हुई +2, इसके बाद करियर की चिंता। मेवाड़ यूनिवर्सिटी और चैनल 1 न्यूज लाया है एक सुनहरा अवसर, पढ़ाई के साथ साथ प्रोफेशनल ट्रेनिंग। हम देते हैं मीडिया इंस्टीट्यूट से बेहतर फील्ड, स्टूडियो और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1 और हम लाए हैं स्पेशलाइज्ड कोर्स जिसमें बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मास्टर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन रिसर्च इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, PhD इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। लगातार पत्रकारों की मांग को चैनल नंबर 1 न सिर्फ समझता है, बल्कि उस सपने को हकीकत में बदलने का जज्बा भी रखता है। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम, हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम, हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम, हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम, हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। नीतीश के घर कैबिनेट की आपात बैठक खत्म। दोपहर 1 बजे राज्यपाल से मिलेंगे नीतीश कुमार। बैठक में लिया फैसला। सुशील मोदी के घर बिहार बीजेपी नेताओं की हुई बैठक। बीजेपी बोली गठबंधन पर फैसला। जेडीयू के ऐलान के बाद गठबंधन जारी रखने की करेंगे कोशिश। बिहार संकट पर दिल्ली में राजनाथ सिंह के घर बीजेपी नेताओं की बैठक। बैठक में रविशंकर प्रसाद, धर्मेंद्र प्रधान, शहनवाज हुसैन भी पहुंचे। अजय माकन के बाद रेल मंत्री सीपी जोशी ने भी दिया इस्तीफा। कल शाम को होगा कैबिनेट में फेरबदल। और देश भर में पहुंचा मानसून। गर्मी से मिली राहत। दिल्ली में झमाझम बारिश। राजधानी में 14 दिन पहले पहुंचा मानसून। और इस घंटे खबरों की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। राज्यपाल से मिलेंगे नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कि अब गठबंधन से अलग होने का
शायद बल्कि संभवतः पूरा फैसला जो है वो कर चुके थे। कैबिनेट की बैठक में उन्होंने ये फैसला लिया था। राज्यपाल से मिलने के लिए उन्होंने समय भी मांगा और ये जो बातें हैं वो जाहिर कर रही है कि अब बहुत ज्यादा देरी नहीं है गठबंधन के टूटने के औपचारिक ऐलान। आपको बता दें कि आज सुबह से ही सीएम हाउस पर और साथ ही सुशील मोदी जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके आवास पर लगातार बैठक चल रही थी। एक तरफ बीजेपी के तमाम मंत्री, विधायक और नेता मौजूद थे और दूसरी तरफ जेडीयू के मंत्री और नेता मौजूद थे, जो कुल मिलाकर इस बात पर विचार विमर्श कर रहे थे कि आखिरकार अब ये फैसला कैसे लिया जाए, कैसे इसका औपचारिक ऐलान किया जाए और क्या कुछ रणनीति इसके बाद बनाई जाए। देखने वाली बात यह होगी कि इससे किसको कितना फायदा और कितना नुकसान होगा। क्या नीतीश कुमार का यह फैसला उनकी अपनी पार्टी के हित में होगा या फिर भारी पड़ेगा उन्हें 17 साल पुरानी दोस्ती को तोड़ना। आपको बता दें इस बीच खबर यह भी थी कि 11 मंत्रियों ने बीजेपी के इस्तीफा जो है वो डिप्टी सीएम सुशील मोदी को सौंप दिया है और उस वक्त जब औपचारिक रूप से ऐलान हो जाएगा कि नीतीश कुमार की पार्टी इस पर क्या स्टैंड ले रही है, बीजेपी एक स्टेप और फॉरवर्ड चलेगी और उसके बाद ही जो इस्तीफे 11 मंत्रियों ने दिए हैं वो आगे फॉरवर्ड किए जाएंगे। करीब 3 बजे आज दोपहर इसका ऐलान भी हो सकता है। शरद यादव बाकायदा 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उस वक्त ये साफ हो जाएगा कि गठबंधन बरकरार है या फिर नहीं है। तो राज्यपाल से मुलाकात करेंगे नीतीश और राज्यपाल से मुलाकात का सीधे तौर पर यही मतलब है कि जो मंशा है वो अब और ज्यादा इस रिश्ते को बरकरार रखने की नहीं है। उनकी नीयत जो है वो इस मसले पर बड़ी साफ पता चल रही है। एक तरफ सुशील मोदी जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, वो अपने घर पर बीजेपी मंत्रियों की, नेताओं की, विधायकों की एक बैठक बुलाते हैं। 11 मंत्रियों ने बाकायदा अपना इस्तीफा सौंपते हैं, लेकिन वो इस्तीफा सुशील मोदी फॉरवर्ड नहीं करते। ये कहकर कि देखना होगा कि फाइनली जेडीयू क्या रुख अपनाती है, क्या उनका स्टैंड होता है और एक बार ये स्पष्ट हो जाने के बाद कि जेडीयू औपचारिक रूप से गठबंधन में शामिल है या फिर नहीं है, बीजेपी के साथ है या फिर नहीं है, उसके बाद ही वो कोई अगला स्टेप उठाएंगे। उसके बाद ही जो इस्तीफे 11 मंत्रियों के उनके पास इस वक्त मौजूद हैं उसे आगे फॉरवर्ड करेंगे। लेकिन राज्यपाल से मुलाकात के लिए जो समय नीतीश जी मांग रहे हैं उसका सीधे तौर से मतलब है कि अब सरकार को लेकर जो बातचीत है वो करना चाहते हैं। 118 विधायक जो कि उनके पास है, महज 4 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। ये जोड़तोड़ बहुत बड़ा नहीं है और नीतीश जी की पार्टी के लिए या उनके लिए इसे सरल बनाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। इसे लेकर बाकायदा वो पवन जायसवाल साहब को एक जिम्मेदारी सौंप चुके हैं। उम्मीद है कि बहुत जल्द जो चारों निर्दलीय विधायक हैं वो नीतीश जी की पार्टी के साथ होंगे। तो राज्यपाल से मुलाकात के लिए नीतीश जी ने समय जरूर मांगा है। 3 बजे यानी कुछ घंटे बाद औपचारिक रूप से इसका ऐलान भी हो जाएगा कि आखिरकार क्या कुछ फैसला जेडीयू ने लिया है। इस बीच खबरें यह भी आती रही कि बीजेपी लास्ट मोमेंट पे इस रिश्ते को खत्म करने से पहले एक बार अगर फिर से चाहे तो विचार विमर्श करें, मोदी को लेकर अपना फैसला बदले। अप्रत्यक्ष रूप से ये बातें कही गई हैं जेडीयू की तरफ से। बीजेपी लेकिन फिलहाल इन्हें मानने के मूड में नहीं दिख रही। लगातार बीजेपी कहती आई है जेडीयू की जिद है, हट है और उसकी हर जिद को मानना जरूरी नहीं है। तो दोनों के लिए ही एक दूसरे के साथ रहना अब बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। ये दूसरी बात है कि 17 साल का जो रिश्ता था अभी तक वो बहुत बेहतर तरीके से आपसी सामंजस्य के साथ, बड़े की हार्मोनी के साथ चल रहा था और दोनों की पार्टियों को कहीं एक दूसरे से कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन नरेंद्र मोदी की एंट्री, नरेंद्र मोदी का नाम, बीजेपी में उनका बढ़ता कद, पीएम के तौर पर उनकी इनडायरेक्ट रूप से जो प्रोजेक्शन हो रहा था उसे लेकर नीतीश जी को ऐतराज है। उन्हें लगता है कि बिहार की राजनीति में बात बिगड़ सकती है। बिहार में जेडीयू की जो बैठक है वो अब भी जारी है। आपको बता दें सीएम आवास पर यह बैठक चल रही है। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव भी बैठक में शामिल हैं। शरद यादव इस बीच 1-2 बार संकेत दे चुके हैं कि वो पूरी तरह से इस गठबंधन को तोड़ने के पक्ष में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनकी पार्टी चाहती है, उनके विधायक चाहते हैं, उनके नेता चाहते हैं और ऐसे में कुल मिलाकर जो समीकरण बनते नजर आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि अब बीजेपी प्लस जेडीयू नहीं होगा, अब बीजेपी माइनस जेडीयू भी नहीं होगा, लेकिन एनडीए में से जेडीयू जो है वो माइनस होगा। हालांकि नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि ये उनके फेवर में रहेगा। बीजेपी का जहां तक कहना है, उनका मानना है कि ये अति विश्वास है, ओवर कॉन्फिडेंस है। उन्हें लग रहा है कि अभी जो नंबर गेम है वो उनके फेवर में है और इसी ओवर कॉन्फिडेंस के चलते वो अलग होना चाहते हैं। 2.5 साल और उन्हें इसी हालात में सरकार चलानी होगी अगर आज वो बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ते हैं।
जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव, जो कि एनडीए के संयोजक भी हैं। कैसे बात बनेगी और क्या कुछ होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। तो बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों में खटास तो पिछले कुछ समय से नजर ही आ रही थी, लेकिन ये इस स्तर तक पहुंच जाएगी, शायद इसका अंदाजा किसी को भी नहीं होगा। खैर, अब से कुछ घंटे बाद स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार जेडीयू क्या कुछ स्टैंड लेने वाली है। आगामी राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए, जरूरतों को देखते हुए किसका नफा और किसका नुकसान है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर नीतीश कुमार जैसा शख्स कोई ऐसा फैसला लेता है तो जरूर उसके पीछे एक सोची समझी बात होगी, कहीं कोई मुद्दा, कोई मसला जरूर होगा। और आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे बेहद ही खास मेहमान दयानंद चंदीला साहब, कांग्रेस के जाने माने लीडर हैं, हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत चंदीला साहब आपका। अशोक प्रधान जी जेडीयू से हमारे साथ हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। रूप चौधरी जी भी बीजेपी से हमारे साथ हैं और कुल मिलाकर जानने की कोशिश करेंगे क्यों का जवाब बहुत मिल गया। क्यों नाराजगी थी, मोदी जी को लेकर थी, क्या मसले थे, दोनों में बन नहीं रही थी, हट बहुत हो रहा था, ये हमने सुना। लेकिन अब क्या होगा, अगर गठबंधन टूट गया या बरकरार रहेगा नहीं रहेगा, इसके बाद क्या कुछ नतीजे होंगे, उसको लेकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले अशोक प्रधान साहब, मेरा आपसे ही सवाल है, कुछ ही घंटे और औपचारिक ऐलान हो जाएगा, इतना इंतजार हम संयम के साथ कर भी लेंगे, लेकिन इंतजार से पहले ही जो फैसला है ऑलमोस्ट क्लियर नजर आ रहा है, गठबंधन टूटना तय है। आपकी नजर में भी यही बात है? कुछ घंटे बाद यही सुनने को मिलेगा। देखिए, हमारी पार्टी ने अभी कोई चीजें स्पष्ट नहीं करी है, लेकिन जो तोड़ने की राजनीति है भाजपा वालों ने शुरू किया था। बीपी सिंह की जब सरकार थी तो आडवाणी जी ने समर्थन वापस लिया था जी। और मोदी जी का जो विरोध है सबसे पहले आडवाणी जी ने किया है, जेडीयू बाद में किया है। अगर गठबंधन टूटता है तो इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है, बल्कि देश के लोगों को एक समाजवाद मिलेगा, जो एक पूंजीवादी विचारधारा में लोग चले गए थे हम लोग। और हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी। इस गठबंधन के चक्कर में, इस गठबंधन के हिस्सेदारी में हमारी पार्टी अब क्षेत्रीय पार्टी रह गई है जी। इसलिए नफा और नुकसान की बातें तो बात जनता निर्णय करेगी, लेकिन जहां तक मुझे लगता है अगर गठबंधन रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो भी हमारा कोई नुकसान नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी फिलहाल अकाली दल के नेता नरेश गुजराल साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। गुजराल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल 1 न्यूज पर। गुजराल साहब, बड़ा सरल सा मेरा आपसे ये सवाल है, जेडीयू को ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा ही हद हो रही है और अब बने नहीं रहना चाहिए, सेक्युलर इमेज हमारी है, बीजेपी की नहीं है, हमें गलत हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, तो वो ये फैसला कर रहे हैं कि अलग हो जाना चाहिए। औपचारिक ऐलान नहीं हुआ लेकिन संकेत ऐसे ही है। गुजराल साहब, आपको लगता है कि ये कितना सही फैसला है या कितना गलत है आपकी नजर में? देखिए, जिस वक्त वो गठबंधन से अलग होंगे जी, तो नुकसान उनका भी होगा और नुकसान गठबंधन का भी होगा जी। ये कहें कि किसी का नुकसान नहीं होगा, गलत बात होगी जी जी। लेकिन एक बात मेरे ख्याल वो कैलकुलेट नहीं कर रहे जी, वो केवल अपने मुस्लिम वोट बैंक को प्रोटेक्ट करने की कोशिश में है जी। लेकिन एक कैलकुलेशन उनकी जहां गलत हो जाएगी जी जी जी। कि आज 60% जो वोटर है जी, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, वो उसकी उम्र 30 साल से कम है जी। वो देश की मुख्य धारा के साथ जुड़ गया है जी जी। और वो राजनीति देखना चाहता है जो भय की राजनीति ना हो, जो विकास की राजनीति हो। जी जी जी। और वो चाहता है कि उसे अच्छी तालीम मिले, वो चाहता है कि उसे अच्छी नौकरी मिले, उसको अच्छा हेल्थ केयर मिले। राजनीति में वो उलझना नहीं चाहता। बिल्कुल। और अब जो पार्टियां, खासकर क्षेत्रीय पार्टियां जो सिर्फ भय की राजनीति खेल रही हैं, उन्हें एक धक्का मिलने जा रहा है। अच्छा, गुजराल साहब, देखेंगे आप चूंकि मुस्लिम वोट बैंक का आपने जिक्र किया, मुझे लगता है बहुत वाजिब है आपकी बात, लेकिन अशोक प्रधान साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जेडीयू से हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी अशोक जी, क्या आपको मुसलमान के वोट नहीं चाहिए क्या, जो आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हम उनका समर्थन? मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि हम मुसलमान, सिख, ईसाई, सबका, हिंदू, सबका वोट चाहिए। कर रहे हैं बीच में आप मुसलमान शब्द क्यों ला रहे हैं? मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप बीच में मुसलमान शब्द का प्रयोग ना करें ना। अशोक जी, अच्छा, मैं माइनॉरिटी का कर लेता हूँ, मुसलमान का नहीं करता। मेरा कहने का वजूद ये है कि बेसिकली हमको अब भय की राजनीति से हटके और विकास की राजनीति की ओर आना पड़ेगा जी। और यही आज यूथ की डिमांड है। और अगली वोट जो है वो विकास को पड़ेगी, वो किसी जाति को नहीं पड़ेगी, वो किसी धर्म को नहीं पड़ेगी। वो आप देखेंगे जो इश्यूज जब डिफाइन हो जाएंगे जी जी जी, तो बड़े क्लियरली डिफाइन होंगे और वो इकोनॉमिक इश्यूज पे सारी बात आ जाएगी। बिल्कुल। अच्छा गुजराल साहब, मेरा आपसे एक और सवाल है, नीतीश जी अक्सर कहते रहे हैं कि बिहार में विकास हुआ है, और नीतीश जी नहीं, लोग भी कह रहे हैं और वाकई हुआ भी है, हम भी इससे इनकार नहीं कर रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर विकास इतना बड़ा मुद्दा है बिहार के लिए तो लोग विकास की ओर भागेंगे ना, जो बात आप भी कह रहे हैं। फिर बिल्कुल, इसीलिए मेरा मानना है कि नीतीश जी हमेशा पॉपुलर रहेंगे, क्योंकि उन्होंने बिहार को जंगल राज से निकाला जी जी, और वो काम पहले कोई नहीं कर सका जी।
इसलिए मेरा मानना है कि नीतीश जी फिर भी पॉपुलर रहेंगे, नीतीश जी को भी वोटें पड़ेंगी जी, और चुनाव के बाद इसीलिए मेरा मानना यह है कि ये हमारा टेम्परेरी ब्रेक है जी जी, ये डाइवोर्स नहीं है और चुनाव के बाद हम फिर इकट्ठे होंगे। अमूमन जो कोर्ट डाइवोर्स के मामलों में कहता है कि 6 महीने और देखते हैं, अगर आप दोनों की एक दूसरे के साथ नहीं पटी तो फिर कर देंगे डिवोर्स। मतलब आप यही कहने की कोशिश करें कि इसे हम तलाक ना समझें। लीजिएगा, हिंदुस्तान की जनता हमें डाइवोर्स नहीं करने देगी क्योंकि दोनों विकास के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, लेकिन मैं आपसे बहुत ईमानदारी से चाहती हूँ आप इसका जवाब दें। आप बहुत स्पष्ट बोलने वाले नेताओं में शामिल हैं। गुजराल साहब, आपको नहीं लगता कि कोई जरूरत नहीं थी इस स्टेप की? अभी तो कोई जरूरत नहीं थी। जब मोदी जी को पीएम बनाया नहीं, पीएम के तौर पर उनका अनाउंसमें नहीं हुआ, तो कैसी नीड थी कि आपको अलग हटना पड़ रहा है? वो हर पार्टी अपनी कैलकुलेशन करती है जी, और वो हर पार्टी का अधिकार है। नहीं, लेकिन आपके हिसाब से उनका ये स्टेप इस मौके पर जस्टिफाइड है या नहीं? किसी पार्टी के बारे में मैं कोई टिप्पणी दूं वो ठीक नहीं होता। हर पार्टी सोच समझ के करती है जी, और वो उनका अधिकार बनता है। अच्छा, लेकिन आपको ऐसा तो लग रहा है ना कि जेडीयू घूम फिरा के वापस आएगी? मुझे पूरा यकीन है कि ये टेम्परेरी डाइवोर्स, मैंने आपसे कहा टेम्परेरी सेपरेशन है, ये डाइवोर्स नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश गुजराल साहब, आपने जो बातें कही है मुझे लगता है इससे काफी एक अच्छा मुद्दा हम लोगों के पास भी है कि क्या वापसी तो नहीं करनी पड़ जाए, ऐसी स्थिति तो नहीं आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। अशोक प्रधान जी, गुजराल साहब ये कह रहे हैं कि वापस आएगी, आना पड़ेगा। और एक सवाल मेरा आपसे भी है, बड़ा जेन्युइन, मैं आपसे आंसर इसके लिए एक्सपेक्ट कर रही हूँ। अगर वाकई में नीतीश जी विकास पुरुष हैं बिहार में, वाकई में उन्होंने तमाम चीजें बदल दी हैं, इतना 18% वोट के लिए मुसलमान वहां पे जो टोटल आबादी का 18% है, महज 18% अपने वोट बैंक के लिए मजहब की राजनीति करने के लिए आप लोग संबंधों में खटास ला रहे हैं। आप अगर इतने ही अच्छे विकास पुरुष हैं तो फिर तो यूथ को आपके पास जाना है, लोगों को आपके पास जाना है। कौन चाहता है हिंदू या मुसलमान सत्ता में आए? लोग चाहते हैं कि कोई विकास करने वाला सत्ता में आए। मैडम, ऐसा नहीं है जैसा आप कह रहे हैं जी, आप बार बार फिर मतलब उसी मोड़ पे चले जाते हैं जहां नहीं जाना चाहिए हमें। सवाल यह है कि जब हम गठबंधन में अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री किसने बनाया था? हमने बनाया था जी जी, समता पार्टी ने बनाई थी, ममता बनर्जी ने बनाई थी, जयललिता ने बनाई थी। अकेले मतलब वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे अगर हम साथ नहीं देते तो। और उनके साथ 16 दल थे, आज केवल 3-4 रह गए हैं। इसका कमी किसमें है? कमी भाजपा में, हमारे अंदर नहीं है। और रही बात प्रधानमंत्री घोषणा की बात जो है, तो आपने 98 में अटल जी का नाम लिया कि उम्मीदवार होंगे, 2004 में अटल जी का नाम लिया, 2009 में आपने पीएम इन वेटिंग आडवाणी जी का लिया। तो इस बार क्या दिक्कत है आपको? आप बताइए। आप पर्दे के पीछे लड़ाई लड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तो आपको बताना चाहिए, गलती हमारी नहीं है। बहुत सही बात आपने कही अशोक प्रधान साहब। जेडीयू कह रही है कि अगर आपने तमाम बार बताया तो इस बार बताने में क्या दिक्कत है? बीजेपी कह रहे हैं कि चलो हमने आज तक बताया, अब नहीं बता रहे तो क्या दिक्कत है? दिक्कत आखिर है कहां पे? बात शुरू हुई कहां से और जड़ कहां है? इसकी चर्चा हम जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक और बहुत जल्द वापसी। हेलो, टूट नहीं रहा है क्या? अरे तोड़ कौन रहा है यार? 1 रुपया फंस गया मेरा। तोड़ना यार, 1 ही रुपया तो है। अच्छा, 1 ही रुपया है? चल तू दे दे। मनुष्य को गुस्सा क्यों आता है? ये क्या है? बाबा जी का वीडियो 1 ही रुपए का है। देखो वीडियोस 1 रुपए में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। 1 रुपए में शांति। सेवा कर असेसिंग खास आपके लिए पेश है स्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन स्कीम 2013। ब्याज, जुर्माना और अन्य कार्यवाहियों से छूट। अपने बकाया देय सेवा कर की सही घोषणा करें और इसका आधा भुगतान 31 दिसंबर 2013 से पहले करें और बाकी का 30 जून 2014 तक। सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट।
हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर। ब्रेक के बाद एक बार फिर हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और इससे पहले हम कुछ और कहें, हमें लगता है सुन लेना चाहिए भी शहनवाज हुसैन साहब को, जो इस मसले पर अपनी चिंता भी जाहिर कर रहे हैं और साथ ही क्या कुछ कह रहे हैं वो फिलहाल आपको सुनवाते हैं। और कैबिनेट की जो बैठक है वो पहले ये स्थिति स्पष्ट हो तब बुलाई जानी चाहिए, इसलिए हमारे मंत्री उसमें नहीं जा रहे, क्योंकि उनकी पार्टी की मदद हो कैबिनेट की बैठक से, ये तो नहीं हो सकता। जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह चुके हैं कि हम गठबंधन के बारे में निर्णय करेंगे जाकर पटना में, तब बीच में कैबिनेट कहां से आ गई? आज तो उनकी पार्टी की मीटिंग है, छुट्टी का दिन, इसलिए हमारे मंत्री वहां नहीं गए। हम उम्मीद करेंगे कि वो जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो एनडीए के अलायंस के नाम पर चुनकर आए हैं, उन सबसे बातचीत करेंगे। एनडीए के अलायंस के नाम पर जो चलकर आए हैं उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन आखिरकार अलायंस का मतलब क्या रह गया? क्योंकि जो कुनबा है बीजेपी का, एनडीए का जो कुनबा था बल्कि कहना चाहिए, वो बिखरता जा रहा है। और जैसा अशोक प्रधान साहब कह भी चुके हैं ब्रेक से पहले कि कभी इस परिवार में 16 सदस्य थे, आज 6 की भी स्थिति जो है वो ऐसी बनती हुई नजर नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं कोई खामी तो जरूर है। फिलहाल रूप चौधरी साहब हमारे साथ हैं बीजेपी से। रूप चौधरी साहब, अशोक जी ने एक बड़ी वाजिब सी बात कही कि तमाम सालों से आप लोग चुनाव से पहले रिवील करते हैं, डिक्लेयर करते हैं कि भाई ये हमारा सो एंड सो जो कंटेंडर है वो पीएम का कैंडिडेट होगा। इस बार ऐसी क्या नौबत आ गई जो आप लोग अपने पत्ते खोलना नहीं चाहते, या क्या इसमें आपको सस्पेंस नजर आ रहा है जो आप चाहते हैं कि बस सब छुपा रहे? अभी लोकसभा चुनाव में समय है, समय आने पर हम बार बार कह रहे थे, साहब पार्टी ने भी बैठक करेगी, संसदीय बोर्ड बैठेगा, हम लोग तय करेंगे हमारा प्रधानमंत्री के लिए कौन उम्मीदवार होगा, और समय पे आने पर ये हो जाएगा। हमने ये भी साफ साफ बताया कि जरूरी नहीं हम चुनाव से पहले करें, हम ये हो सकता है बाद में तय करें। ये तो हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है। ऐसे में नीतीश जी को आवश्यकता कौन सी थी कि वो इतनी जल्द फैसला लेते? आज तो मोदी जी उनकी नजरों में अचानक सांप्रदायिक कैसे हो गए? मोदी जी तो 2002 में भी थे, जब गोधरा का प्रकरण हुआ था, गोधरा के प्रकरण को लेकर पूरे गुजरात में दंगे हुए थे, तब तो उन्होंने मोदी जी की प्रशंसा की थी, उन्होंने मोदी जी की तारीफ की थी। जब उसके बाद विधानसभा चुनाव हुआ, ऐसी स्थिति में रूप चौधरी साहब, जब आपके पास अपने परिवार के सदस्य धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं और आपके लिए भी बड़ा मुश्किल होगा अपने दम पर लोकसभा चुनाव में, अभी की स्थिति में नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी आती जाएगी, आपको साथियों के साथ की जरूरत तो पड़ेगी। आपको नहीं लगता नीतीश जी को लेके कहीं कोई ऐसी बात होनी चाहिए थी जहां बीच का कोई रास्ता निकलता? नीतीश जी को लेकर मैं आपको एक शेर सुनाना चाहूंगा। दोस्त की बेवफाई पर नहीं कोई शिकवा हमें, गिला तो तब हो जब उन्होंने किसी से निभाई हो। अच्छा, मतलब उन्होंने किसी से भी नहीं निभाई है? अनावश्यक वो तोड़फोड़ कर रहे हैं इस वक्त। ये बिहार की 10.5 करोड़ जनता के साथ उनका विश्वासघात है। अगर ऐसा करते हैं, वो एनडीए को वहां तोड़ते हैं और दोबारा इस तरह से करते हैं, जो वहां विकास चल रहा था, जो वहां की जनता ने एक सपना देखा था गुंडा मुक्त बिहार का, विकास युक्त बिहार का, जो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा वो काम हो रहा था, वो जनता के लिए वो ये दुखद समाचार होगा एनडीए का टूटना। और हम नहीं चाहते कि एनडीए टूटे, कि वहां बहुत अच्छा काम हो रहा, होते रहना चाहिए, परंतु एक निहित स्वार्थ के कारण, जैसे भी गुजराल साहब कह रहे थे, स्वार्थ के कारण और अल्पसंख्यक वोटों के लिए, तुष्टीकरण के लिए, किसी को खुश करने के लिए, क्योंकि जो अभी उपचुनाव का परिणाम आया, लोकसभा की एक सीट के लिए बिहार में महाराजगंज जी चुनाव हुआ, उसके जो परिणाम रहे, मुझे लगता है नीतीश जी को उस चुनाव परिणाम ने आईना दिखा दिया है कि ऐसा नहीं है कि जनता नीतीश जी तो देखना नहीं चाह रहे हैं, वो आईना नहीं देखना चाहते। समय आएगा, समय सबको दिखा देता है, समय हर चीज का जवाब। अशोक प्रधान जी, पेशेंस नहीं थी क्या नीतीश जी के पास इस बात को लेकर कि अगर डिक्लेयर करते या ओपनली वो कहते तो चुनाव से पहले पता चल जाता? इतनी जल्दी फैसला लेने का क्या मतलब? रूप जी ने अभी एक बात कही कि लोकसभा चुनाव अभी नहीं है, वक्त है उसमें, प्रधानमंत्री की घोषणा बाद में करेंगे, लेकिन आप एक चीज का मुझे जवाब दीजिए, तो ये प्रचार के लिए जो प्रचार
प्रमुख आपने बना दिया, इसकी क्या जरूरत थी अभी? आपको कौन सी आपत्ति है? हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है। हम किसको प्रचार प्रमुख बनाते हैं, हम किसको कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाते हैं, हम किसको प्रबंधन का चेयरमैन बनाते हैं। हमने तो आपसे कभी नहीं पूछा कि आप अपनी पार्टी में किसको बना रहे हैं, आपके राष्ट्रीय महासचिव कौन होंगे, आपके प्रवक्ता कौन होंगे, आपके प्रदेश अध्यक्ष कौन होंगे, आपका कौन, आपके कोटे का मंत्री कौन होगा। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है। आप मुझको बोलने दीजिए, जब अपनी बात, जब आपका आप अपनी बात रखिए तो सभी से रखिए। नहीं, मेरा कहने का अर्थ यह है कि हर एक पार्टी अपने अपने एजेंडे को लेकर चलती है, और ये गठबंधन आज तो हुआ नहीं है, ये कोई 2002 के बाद तो हुआ नहीं है, ये गोधरा के बाद तो हुआ नहीं है, ये इससे पहले चलता आ रहा है, और 17 साल पुराना गठबंधन है ये। कुछ मुद्दों पर हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे अलग हैं, एनडीए के मुद्दे अलग है, परंतु बहुत अच्छे ढंग से सुंदरता से दोनों का तालमेल किया गया, और एक जो मिनिमम न्यूनतम हमारा साझा कार्यक्रम रहा कि इन मुद्दों पर हम सहमत हैं और इसको लेकर हम सरकार चलाएंगे, और उस विषय पर अटल जी ने बहुत ही कुशलता से विकास के नाम पर ठीक है। रूप जी, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन अशोक जी से फिर मेरा वही सवाल है। अशोक जी, आप इसका जवाब दीजिएगा, मैं बिल्कुल चाहूंगी कि आप तसल्ली से जवाब दें। देखिए, देश का चुनाव है ये, किसी राज्य का नहीं है कि देश ने क्या मोदी जी को नकार दिया है? सुनिए मेरी बात, तो अभी तो फेल होंगे पास होंगे बाद की बात है, लेकिन क्या आपके पास राष्ट्रीय नेता नहीं है? आपके पास राष्ट्रीय नेता विहीन हो गए हैं, जो एक राज्य के सीएम को लाकर कहते हैं कि आप इसको मानिए। जब वो देश के लिए घूमेंगे, देश को घूमेंगे, देश की बात करेंगे, नरेंद्र मोदी जी जिनके ऊपर दाग है, मैं नहीं कहता कि साबित हो गया नहीं हुआ, तो ये दिखते तो हम गठबंधन में लोग, हम जनता हमसे भी जवाब मांगेगी कि आप एक ऐसे गठबंधन को साथ दे रहे हैं जिसके ऊपर दाग है। जनता तो आपसे उस वक्त भी जवाब मांग रही थी जब गोधरा हुआ था, रामविलास पासवान साहब ने इस्तीफा दे दिया, नीतीश जी ने नहीं दिया, केंद्र में वो बने हुए थे, जनता तो उस वक्त भी जवाब चाहती थी। तो आपको नहीं लग रहा है कि चीजों को मतलब झूठ कहना या पलट के कह देना, मैनिपुलेशन करना, माना कि राजनीति में ये सब कुछ होता है, लेकिन ये ऐसा कोई मसला नहीं है जिसमें लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा। उस समय सरकार बनी हुई थी, गठन किया हुआ था, इस बार सरकार बनाने की बात है। हाँ, उस टाइम बिल्टअप। अच्छा, मतलब सरकार बनी हुई थी, केंद्र सरकार में मंत्री पद पे हो तो आपको सारे समझौते चलेंगे? नहीं, बात करी है उस टाइम भी बात करी है लोगों ने, लेकिन एक चीज बनी हुई और एक चीज बनाने जा रहे हैं, तो बनाने से अगर आप कहीं जा रहे रास्ते में पता बाधा आएगी, दिक्कतें आएगी, तो हमें सावधान होना जरूरी है। चलिए, अब चंदीला साहब, जी रूप जी, मैं आपको बिल्कुल मौका दूंगी। चंदीला साहब से मैं जानना चाह रही हूँ, आपको क्या लग रहा है, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जिस तरीके से 17 साल की दोस्ती को खत्म करने जा रही हैं, कांग्रेस के लिए इस बीच कहीं कोई अपॉर्चुनिटी आपको नजर आ रही है? क्योंकि बिहार में आप लोगों का सुपड़ा विधानसभा चुनाव में पिछली बार जिस तरह से साफ हुआ, तो इन दो पड़ोसियों की लड़ाई या दो दोस्तों की लड़ाई, इसमें आपको फायदा नजर आ रहा है अपना? विषय फायदे और नुकसान का नहीं, अभी तो सिर्फ विषय यह है कि बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन टूट रहा है, ये कोई इतना ज्यादा जरूरी नहीं था इन्हें तोड़ना, लेकिन एक व्यक्ति के कारण ये सारी समस्या खड़ी हो। कौन वो व्यक्ति? नीतीश जी? मोदी जी के लिए ये कहते हैं कि साहब वो नहीं आएगा, वो कहते हैं वो आएगा। मेरी अपनी समझ से बाहर है, ये मेरी अपनी निजी राय है जी कि मोदी जी पूरे देश के लिए किसी तरीके से कोई प्रभावी नहीं है, उनका कोई विशेष प्रभाव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पता नहीं कौन से डर की वजह से या केंद्र की सत्ता प्राप्ति के लिए अलग अलग तरह के प्रयोग कर लिए। पहले अडवाणी जी के रूप में प्रयोग किया, अब शायद वो मोदी जी के रूप में प्रयोग करना चाहती हैं। अब इनमें देखना जेडीयू को यह है कि मोदी जी के आने से जो उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, उससे उनका कितना फायदा और कितना नुकसान होगा। नहीं, आप भी आप मतलब ये जो बात आपने कही, बड़ा गजब का इत्तेफाक कहूं कि बिल्कुल ऐसा ही राहुल गांधी के लिए भी कहते हैं देश के लोग। कहते हैं इनका कहीं कोई प्रभाव नहीं है, ये शब्द ही सच है। हाँ, मैं अब भी कह रहा हूं, राहुल गांधी के लिए, ये मैं अब भी कह रहा हूं, गांधी के लिए कहते हैं, सोनिया गांधी के लिए कहते हैं कि भैया इनका कहीं कोई प्रभाव नहीं है, ना इन्होंने सत्ता में आना, ना बैठना, ना ये कुछ कर पाएंगे। ऐसा है। आप मोदी जी के लिए कह रहे हैं, राहुल जी के लिए आप ऐसा ना समझे कि मैं आज कांग्रेस में हूं तो इसलिए कह रहा हूं। ये तो पूरा हिंदुस्तान जानता है, या हर वो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी जानता है, या वो दूर दराज के गांव में बैठा हुआ अनपढ़ व्यक्ति भी, कि इस परिवार के अपने त्याग हैं इस देश के लिए। उन लोगों ने, राहुल गांधी का भी कोई त्याग है क्या? मैं जानना चाह रही हूँ। इसका पिता है, इसकी दादी है, इसके दादा के वो तो देखिए परिवार के लोग हो गए, उनकी तो खैर, ये देखिए वंश के हिसाब से ही प्रभाव चलता है। लगातार कोई अलग से अपना प्रभाव बना के आए। अब हमारे जैसे लोग हैं, हमारा राजनीति में पहले कोई परिवार में था ही नहीं, हमने खुद समाज सेवा से शुरुआत की। पिछली बार में बीजेपी से एमएलए था, उन्होंने अनऑथराइज्ड कॉलोनी के मुद्दे पे इस्तीफा मांग लिया, मैंने हाउस में इस्तीफा दे दिया। आज मैं कांग्रेस से एमएलए हूं। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि इस परिवार का अपना एक जनता के ऊपर प्रभाव है। राहुल और मोदी इन दिनों में बहुत अंतर है।
राहुल राहुल है, मोदी मोदी है, और इसका परिणाम देखने में अभी लोकसभा आएगी, आप देख लेना, कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल देखेंगे। चंदीला साहब, मैं ये जानना चाह रही हूँ, क्या कांग्रेस को अभी फिलहाल इन दोनों की लड़ाई में कोई फायदा दिख रहा है आपको? कांग्रेस को फायदे नुकसान सोचने की जरूरत ही नहीं है, इनको पहले लड़ तो ले दो। अच्छा, मतलब निकल जाएगा कि क्या आता है इनका। उसी में फायदा। ये बिल्ली की भूमिका में है। लड़ाई कांग्रेस ने इनको लड़ाया, लड़ाई की तो बात ही नहीं है, लड़ाने से कोई मतलब बात है गठबंधन से अलग होना या रहना। ये दोनों एक दूसरे के हित के लिए लड़ रहे हैं। नहीं, देखिए, आप अगर नीतीश जी अलग हो रहे हैं तो कुछ सोच समझ के हो रहे होंगे। नीतीश जी कोई चलते फिरते इंसान तो है नहीं, ये तो हमारा उनकी सोच होगी, कुछ तो उन्होंने उसका, ये तो हमारा हाईकमान है, वो सोचेगा। पार्टी के सीनियर लीडर हैं, वो सोचेंगे कि इस लड़ाई के बाद हमारा फायदा है या नुकसान है। नहीं, लेकिन पार्टी के मेंबर के तौर पर तो आप भी सोच रहे होंगे ना, कहीं तो फायदा नहीं, नजर आ रहा होगा। मैं डिसीजन लेने की पावर मिलेगी। नहीं, डिसीजन नहीं, कोई सोच तो होगी आपके पास भी इस बात को लेकर कि अगर दोनों पार्टियां अलग सोच क्या, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अगर दो व्यक्ति टूट के दो फाड़ होते हैं तो उसमें तीसरे को तो फायदा होना ही है। तीसरे को फायदा होता है। चलिए, आपने ये मेरी अपनी निजी राय है। हाँ, नहीं, आपकी निजी राय बिल्कुल बहुत सही है, और वाकई इस मामले में यही हो भी सकता है, कोई दूसरा विकल्प है नहीं। रूप जी, क्योंकि कहानी है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। हाँ, बिल्कुल। और राजनीति में वैसे कोई दुश्मनी नहीं होती, ये तो वक्त और हालात के हिसाब से चलती है। दोस्त भी नहीं होता राजनीति में। एक ही तरह का कार्य करने वाले लोग, उनकी मैडम रखी हुई जो बुनियाद है वो रेत के ऊपर होती है जी, और उनकी दोस्ती पर कभी विश्वास किया भी नहीं जाता। मुझे लगता है कि जब भी एक दूसरे का हित टकराएगा, वो एक दूसरे को छोड़ देंगे। चलिए, राजनीति पे कभी बहुत गहन चर्चा होगी तो चंदीला साहब आपकी मदद ली जाएगी। रुख साहब, आप बताएं। सबसे पहले चंदीला साहब को बधाई देता हूं कि उन्होंने बिल्कुल सच बोला कि कहा वो तो इस लड़ाई का मजा ले रहे हैं। वो दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर की भूमिका में उनकी पार्टी नहीं, विजय हमारा बंदर उधर का नहीं है, वो देख हमारा तो ये है, इनका तो कहीं बिहार में कोई आधार नहीं है। ये तो सर्वमान्य बात है, जिनके अगर दो लड़ेंगे तो फायदा तो होगा, फायदा होगा। गलत मैंने क्या कह दिया? वर्तमान नेता चंदीला साहब, लेकिन हम क्योंकि सत्ता में बैठे हैं, देश की जिम्मेवारी है हमारे ऊपर, हमें देश के भलाई के लिए सोचना है। हम तो ये कहेंगे कि अच्छा विपक्ष हो, अच्छी विचारधारा वाला विपक्ष हो, ये भले ही एक होकर लड़े, अच्छी लड़ाई लड़े, अच्छा विपक्ष हो, लेकिन जब लड़ते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? ये चंदीला साहब, हम आपको बहुत जल्दी अवसर देंगे कि आप अच्छे विपक्ष की भूमिका में आइए। आप तो जा रहे हैं, आप तो ना बिहार में कहीं थे ना देश में। ऐसा है, आपके इन्हीं राहुल गांधी जी जिनको आप जिनका गुणगान, बात कर लेते दीजिए, जो सोच है चंदीला साहब, मैं अपनी बात रखिएगा। आप सत्ता में कोई बदलाव नहीं है। आप मेरी बात तो सुनिए। प्रधानमंत्री की सीट आप कोई लोगों खाली नहीं ने है। बहुत लंबे चौड़े दावे किए थे कि बिहार में राहुल कांग्रेस दोबारा आएगी, मुझे बोलने दीजिए, और हमारी माननीय नेताजी के अनुसार प्रधानमंत्री जो भी बनेगा वो भी दोबारा फिर कभी, इस बार तो नहीं है इनका कहने का अर्थ ये, फिर कभी। अच्छा चंदीला साहब, देखिए मैं आपको बताऊं, आपने बहुत लंबे चौड़े दावे किए थे कि राहुल जी बिहार में ये चमत्कार करेंगे, फला करेंगे, कुछ नहीं हुआ। बाहर आपकी 4 सीटें आई, घट गई, और वहां भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, 2/3 बहुमत से वहां हमारी सरकार थी। और अगर आप नीतीश जी से भारतीय जनता पार्टी की तुलना करेंगे तो वोट प्रतिशत और सीटों का प्रतिशत कहीं जेडीयू से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जेडीयू इस बात को मान नहीं रही है ना, वो तो ये कह रहे हैं कि बिहार में हम सर्वे सर्वा हो 2 गुणा 2 4 ही होता है। उसमें कोई 4.5 नहीं कर सकता, 4.5 नहीं कर सकता। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप कह रहे मोदी जी को, आप लोगों को परेशानी क्या है? हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है, हम कब मोदी जी को लाएंगे, कब प्रोजेक्ट करेंगे, डर तो नहीं है चंदीला जी, कांग्रेस का डर तो नहीं है मोदी जी के नाम से। आप मोदी जी को ये नहीं कह सकते कि एक राज्य के मुख्यमंत्री नहीं है। मोदी जी पहले भी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री लंबे समय तक रह चुके हैं। कई राज्यों में उन्होंने यहाँ सरकार बनाई, उनके नेतृत्व में कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मोदी जी बहुत ही अनुभवी और एक विकास को दिशा देने वाले नेता हैं। उन्होंने देश में ही नहीं दुनिया में गुजरात लेकिन नीतीश जी को ऐसा नहीं लगता, उन्हें लगता है मोदी दिशा और दशा दोनों बिगाड़ देंगे। अमेरिका में भी तो आपकी पार्टी अमेरिका में भी कई राज्य ऐसे नहीं है जिनका विकास दर आडवाणी जी ने बनाया, गुजरात से। हम लोगों ने तो कुछ कहा ही नहीं। आडवाणी जी ने मोदी जी ने कोई आरोप नहीं लगाया। मैं बताना चाहता हूँ, आडवाणी जी ने कोई भी आरोप पार्टी के किसी नेता पर नहीं लगाया। इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आपकी अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता ऐसा करते हैं, उसके लेकर आप कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। आडवाणी जी ने लगाया, बीजेपी नाराज थी। ये कार्यकारिणी की बैठक मोदी जी के नाम से क्यों आपको सपने में मोदी हमें नहीं है कोई भी डर, फिर परेशानी क्या? पार्टी का विषय है, हमारी पार्टी को शाम तक करेंगे तो क्यों मैडम ये चर्चा हमसे पूछ रही है। एक विकास की बात जो आई, फिलहाल मैं आपको बिल्कुल बोलने का मौका दूंगी। शहनवाज साहब इस वक्त कुछ कह रहे हैं, वो मुझे लगता है हमें सुन लेना चाहिए।
5 बजे तालकटोरा में कॉन्फ्रेंस है न्यूज़ का, उसमें अपनी पूरी टिप्पणी देंगे। आवर बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट श्री राजनाथ सिंह will formally speak on the issue at 5 o'clock in Talkatore, where he is going to address a youth wing BJP meeting. Thank you. आज हम लोग बैठे थे बिहार की परिस्थिति पर। धर्मेंद्र जी थे, शाहनवाज जी थे, मैं था। 5 बजे वो बोलेंगे, राजनाथ जी 5 बजे बोलेंगे। सर 5 बजे राजनाथ सिंह जी तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में इस विषय पे बोलेंगे। 5 बजे राजनाथ इस विषय पे बोलेंगे, 5 बजे बोलेंगे। क्या बोलेंगे ये पता नहीं है, हम बोल भी कह सकते हैं, क्योंकि 3 बजे उससे पहले यानी 2 घंटे पहले शरद यादव जी बोलेंगे, और जो शरद यादव जी बोलेंगे उसको सुनने के बाद ही तय होगा कि आखिरकार राजनाथ जी क्या बोलेंगे। लेकिन वो जो भी बोलेंगे वो सुनना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि आखिरकार रणनीति क्या होगी देखना होगा। अशोक जी, आपसे मेरा ये सवाल है, नीतीश जी को अभी तो लग रहा है सरकार बन जाएगी, सरकार बनाना इस वक्त बिहार में कोई बड़ी बात नहीं है, अगर बीजेपी हट भी जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है जी। वो ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी से हमें आपत्ति है, लास्ट मोमेंट तक इन लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी, उसका नतीजा ये है कि अब हम दूसरा घर बसाने जा रहे हैं, किसी और के साथ बसा लेंगे। क्योंकि नीतीश जी की स्थिति भी ऐसी नहीं लग रही है कि आने वाले समय में उन्हें किसी पार्टी की जरूरत ना पड़े। देखिए, नीतीश जी 90 के दशक के नेता हैं, बहुत सीनियर हैं मोदी जी से। वो जी गलत जानकारी आपको। मोदी जी नीतीश जी से पहले राजनीति में वे कैबिनेट में रह चुके हैं। सुनिए, प्रचारक रह चुके हैं। मुझे पता है प्रचारक क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, मुझे पता है। पार्टी बहुत पहले से नीतीश जी से वो बहुत सीनियर। मेरी बात सुनिए ना, सुन लीजिए। कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और सीएम भी हैं वर्तमान में, 1 बार नहीं 2 बार। और ऐसे देश में कई सीएम ऐसे हैं, मैं उनका नाम लेना चाहता हूं, बिजू जनता दल से जो लोग हैं वे भी लगातार 3 बार रह चुके हैं। केवल नरेंद्र मोदी जी भारत के ऐसे सीएम नहीं है जो 3 बार लगा शीला दीक्षित हैं यहाँ पे। अगर विकास की तुलना करते हैं तो वहां पे क्या है, जो कहते हैं अमूल का दूध पूरी दुनिया में जाता है, भिंडी जाती है, तो ये तो पहले से वहाँ पे, वहाँ अंबानी से है, वहाँ आपको किसने रोका है? अशोक जी, विकास की जो बात करते हैं तो नीतीश, मैं ये मानता हूँ नीतीश जी बेटर है मोदी से, मोदी जी से नीतीश जी बेटर है। आपने जो मान लिया वो ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि आप भी ये सच जानते हैं कि गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, पीएम का कंटेंडर कौन होगा ये वो तय करेगी। नीतीश जी और बीजेपी मोदी जी का तो कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए था मसले को लेकर। इस गठबंधन को बड़ा बनाया कौन? हमने बनाया है। अगर आपके साथ कोई है उसको अगर प्रधानमंत्री बना देंगे तो लोग उनके साथ जुड़ेंगे। लालू यादव बड़ा गठबंधन को बड़ा बनाने में हमारा योगदान है, किसी आदमी को मजबूत करने में हमारा योगदान है। कहीं नहीं थे, हमारा योगदान है साफ तौर पे। अगर हम साथ नहीं देते तो इतना बड़ा होते ही नहीं। इस अहंकार मत रहिए, बिल्कुल पार्टी बीजेपी को बढ़ाने वाले हम ही लोग हैं। अगर आप बहुत अच्छे हैं ना तो आज 2 से 86 हमने पहुंचाया, राज्यपाल महोदय सरकार हमने बनवाया, दोबारा चुनाव में आ जाइए, पता चल जाएगा। आइए ना, इसी बार ये और बिहार में केवल नीतीश फैक्टर चलता है। ईमानदारी तो ये है, आप हमारे साझे में आपकी सरकार बनी है, अगर आप साझा तोड़ना चाहते हैं तो फ्रेश चुनाव कराइए। तोड़ना चाहते हैं ना, हम तो आपके साथ ही हैं, आप दूरी हम तो उसके साथ चल रहे हैं, करिए ना। लेकिन आप काम ऐसा कर देते हैं कभी मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। ये हमारा मामला है, ये हमारा अंदरूनी मामला है, हमारी पार्टी का मामला है। गठबंधन तो आप तोड़ रहे हैं, हम तो तोड़ नहीं रहे। आप हमसे सलाह भी नहीं करते और कहते हैं निर्णय ले लेते हैं। आप देश के लिए निर्णय ले लें। प्रचार करेंगे, कहा हमारे पोस्टर छपेंगे, कहा हमारा गठबंधन आपके किसी राज्य के लिए नहीं है, हमारा गठबंधन देश के लिए है। अब देश के लिए जब किसी को लाएंगे तो हमने देश के बारे में सोचना भी तो है। अभी कोई तय नहीं हुआ, ये आपका डर बोल रहा है। हमारा क्या डर उसमें है? आप डर से वैसी है, हम तो वैसी क्षेत्रीय पार्टी है। आपको क्षेत्रीय पार्टी, हम कौन सी राष्ट्रीय पार्टी वर्तमान में? जेडीयू को डर क्या है, इसमें डर क्या है उनके लिए? ये जो विवाद है जी मोदी और नीतीश जी की पार्टी वाला, जी ये बीजेपी के ही लीडरों ने पैदा किया है, शुरुआत वहीं से हुई है। कैसे? लेकिन चंदीला जी वो कहते हैं मोदी नहीं होना चाहिए, हाँ। अडवाणी जी का वहां नहीं जाना, और अडवाणी के अलावा और भी 4-5 सीनियर लीडर हैं, हाँ। उनका कार्यकारिणी में ना जाना, हाँ। वो संख्या में 3-4 भले ही हों, हाँ। वैसे वो बीजेपी के 75% में है। बिल्कुल तो ऐसे 4 लोगों की जब अवहेलना होगी, उनसे कोई सलाह मशवरा नहीं होगा, तो बीजेपी का विवाद जो है तो मोदी जी का बीजेपी ने किया। कि ऐसे मौके पर तबीयत कब खराब हो जाती है? हाँ, जब आपकी सहमति नहीं होती, जब आपकी मंशा नहीं होती। हाँ,
अगर कोई ये तो बीजेपी ने विवाद शुरू किया। देखिए अडवाणी जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता है, आपने भी नीतीश जी का तो बाद में आया। मैं चंदीला साहब वो देश के वरिष्ठ नेता है, अडवाणी आपके सिर्फ नहीं है। अडवाणी जी ने कोई बयान मोदी जी के खिलाफ आज तक नहीं दिया है। अडवाणी जी ने किसी नेता पे कोई आक्षेप नहीं लगाया। उन्होंने अगर अपनी बात कही है, कहीं कोई उनके सुझाव है तो पार्टी के अंदर कही है। एक बयान बताइए अडवाणी जी का, कौन सा उन्होंने पार्टी के खिलाफ बयान दिया? रूप चौधरी जी मनगढ़ंत बातें हैं। रूप चौधरी जी, मैं आज फिर कह रहा हूं, आपके बीजेपी के सीनियर लीडर अभी मोदी नहीं, अभी किसी और का नाम लेना चाहते हैं। मोदी जी को तो सामने रख के लड़ाई लड़ी जा रही है। मजबूरी क्या है कि मोदी मोदी के लिए सुषमा स्वराज जी भी हो सकती है, अडवाणी जी भी हो सकते हैं, हमारे पास प्रधान कोई और भी लीडर हो सकता है। देखिए चंदीला साहब, ये तो खाली मोदी जी को सामने रख के लड़ाई लड़ी जा रही है। लोग प्रत्याशी हमारे पास बहुत लोग हो सकते हैं। आप इस बात को मानिए जो किसी को ये लड़ाई बीजेपी ने पैदा करवाई है, क्योंकि बीजेपी एक मत नहीं है, वो एक डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हो सकता है नीतीश जी को भी उन्होंने लड़ाई के लिए आगे किया हो। नहीं, ऐसा ही तो नहीं है। देखिए अपने ही घर में देखिए, मोदी जी के खिलाफ एक दूसरा पासा रखने के लिए उन्होंने नीतीश जी को एक और स्तंभ खड़ा कर दिया जाए। बिल्कुल। देखिए भाजपा संभव है। भाजपा तो देखिए, भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो कहती है, सुनिएगा मेरी जी, भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो कहती है मैं बुजुर्गों और महिलाओं का सम्मान करता हूं, और वर्तमान परिस्थिति में ना उन्होंने, क्या अडवाणी जी बुजुर्ग नहीं है, सुषमा जी महिला नहीं है, उनसे बगैर विचार विमर्श किए हुए बिल्कुल मोदी जी को अशोक प्रधान जी। लेकिन कोई और भी है बिहार में जो इस वक्त आप लोगों की मुखालफत खुलकर कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एलजेपी की। आसिफ इकबाल हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं। रामविलास पासवान जी जो कि एलजेपी सुप्रीमो हैं, उनके बेटे चिराग पासवान के साथ। आसिफ, क्या कुछ चिराग का पूरा दृष्टिकोण है इस पूरे मसले को लेकर, बिहार की राजनीति को लेकर, वर्तमान हालात को लेकर? बिल्कुल वंदना, मैं आपको बताऊं कि हर बाप को अपने बेटे पर फक्र होता है, और आज क्योंकि फादर डे है तो साफ तौर पे रामविलास पासवान जी ने चिराग पासवान को ये जिम्मेदारी सौंप दी है और कहा है कि जमकर निशाना करो, जितना आप कर सकते हो। साफ तौर पे अब ये निशाना किस तरीके से जाएगा, किस तरीके से तीर और कमल को छेद करेगा, हम सीधे इनसे पूछ लेते हैं। क्या हो रहा है आखिर बिहार में, जिस तरीके से तमाम कवायदें हो रही हैं, चिराग क्या चल रहा है, क्या लग रहा है? यही सवाल हम भी जानना चाह रहे हैं वहां की राज्य सरकार से कि क्या कर क्या रहे हैं पिछले एक हफ्ते से। इतना समय किसी को ये बात जानने में कैसे लग सकता है कि मोदी जी कम्युनल हैं कि नहीं हैं। अगर आप कम्युनल हैं, अगर आपको इस बात से इतना परहेज है कि वो कम्युनल हैं, तो आप ये 4 दिन का मंथन क्या कर रहे हैं, किस बात के लिए कर रहे हैं? कि आप इसके लिए कर रहे हैं जानने के लिए कि वो कितने कम्युनल हैं और कितने कम्युनल नहीं हैं, या उनकी कम्युनलिज्म का पैरामीटर क्या है, या वो कब से कब तक कम्युनल थे और कब से कब तक कम्युनल नहीं है? ये सिर्फ एक मजाक कर रहे हैं, ये सिर्फ एक सत्ता की राजनीति कर रहे हैं, वो अपना वोट बैंक देख रहे हैं, वो अपनी राष्ट्रीय राजनीति देख रहे हैं। जस्ट बिकॉज कि आज राष्ट्रीय राजनीति में मोदी जी का स्तर बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये नीतीश जी की एक इनसिक्योरिटी दिखाती है, और इसी से डर के, इसी से भाग के वो बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले रहा है, और लेने के लिए जो मंथन कर रहे हैं कि ना उनपे किसी तरह की कोई तोहमत आए और ना उनपे कोई इल्जाम आए कि गठबंधन उन्होंने तोड़ा। तो बस ये दिखाने के लिए जो मंथन चल रहा है और ये जो खेल चल रहा है और वहां की बिहार की जनता को जो एक ठगा जा रहा है, ये सब बहुत गलत हो रहा है। बट इसका निष्कर्ष अब जल्द से जल्द निकलना चाहिए। तमाम लोग यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर इतनी देर क्यों हुई? अगर आपको गठबंधन में नहीं रहना था तो आपको इसका फैसला पहले करना चाहिए था। क्या इन तमाम घटनाक्रमों पे आपकी नजर है? आप लोगों ने किस तरह मौजूद है, मैं चाहूंगी आप उनको सुने, उनका एक सवाल है। खासतौर पर बिहार से आते हैं तो बिहार की राजनीति में होने वाली हर उथल-पुथल पे मेरा एक सवाल है चिराग पासवान जी से खुद कि आपके पिताजी के पास वर्ल्ड रिकॉर्ड था जीत का। आज आपके पिताजी शून्य हैं और आपकी पार्टी भी शून्य हो गई है, तो आप ये कमेंट्स दे रहे हैं कि हम ऐसा करने जा रहे हैं जनता दिल्ली वाले। हमारे पास प्रतिष्ठा है, 20 सीटें हैं, हम भारत के लोकतंत्र में स्थापित हैं और आप शून्य हो चुके हैं। आपका ये सलाह बिल्कुल अनुचित है, आप इस पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। वहाँ पैनल पे जेडीयू के एक नेता बैठे हुए हैं, उन्होंने साफ तौर पे आप पे आरोप लगाया है कि आप हमें सलाह कैसे दे सकते हैं, हम तो 20 सीट हम जीत के ले आए हैं और आपके पास तो सीट ही नहीं है। तो इस तरह की वो तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से बदलाव की आंधी वहां पे शुरू हो गई है, महाराजगंज के चुनाव उनके लिए एक बहुत अच्छा लेसन है समझने के लिए इस बात को कि अब वहां पे सत्ता बदलने वाली है और अब लोगों का विश्वास एक विकल्प के रूप में राजद और लोजपा का गठबंधन जो उभर के आ रहा है उसमें लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है। तो ये अब सबक लेने की जरूरत उनको है।
वंदना, ये बात बिल्कुल जायज है। देखिए, हम इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि राजनीति में कभी भी कोई भी चीज स्थिर नहीं होती है, हमेशा वहां पे कुछ न कुछ बदलाव होते रहते हैं। जिस तरह से आज बदलाव हुआ, 17 साल के बाद अगर बीजेपी जेडीयू अलग अलग हो रहे हैं तो ये बदलाव ही तो है। टूटता है तो क्या आरजेडी एलजेपी का जो समीकरण है एक साथ होने का, वो लोग इसे अपने लिए बेनिफिशियल मान रहे हैं? उन्हें लग रहा है कि अगर गठबंधन टूटेगा तो उनको इससे मजबूती मिलेगी। बिल्कुल। चिराग, आपको लगता है कि अगर वहां गठबंधन टूटता है तो आप अपने आप को कहां देखते हैं? क्या फायदा, क्या नुकसान, आकलन? देखिए, फायदे नुकसान की बात नहीं है और राजनीति, मेरा मानना यह है कि हर समय आपको फायदे नुकसान के तराजू पे तोलनी भी नहीं चाहिए। आपको कहीं ना कहीं आपको लोगों का हित, विकास, प्रदेश का विकास, प्रदेश की तरक्की को आपको मद्देनजर रखना चाहिए। और राज्य सरकार अभी तक यही करती रही है। वो सिर्फ फायदे और नुकसान को सोच के जब उनका मन करता है एक पार्टी उनके लिए सेक्युलर हो जाती है, जब उनका मन नहीं होता है तो वही पार्टी उनके लिए कम्युनल हो जाती है। व्यक्ति पिछले 10 साल जब वो अपनी चरम सीमा पे था कम्युनलिज्म की, जब गोधरा कांड हुआ तो उस वक्त उनके लिए कम्युनल नहीं होता है। आज 10-12 साल के बाद वही व्यक्ति इतना ज्यादा कम्युनल हो जाता है कि पिछले 17 साल पुराने गठबंधन को तोड़ने पे आ जाती है। तो कहीं ना कहीं फायदा राजनीति वो कर रहे हैं, हम नहीं करते। इस्तीफा दिया था, अच्छी बात। बिल्कुल। तो आप मान रहे हैं कि नीतीश जी को उस वक्त समझ नहीं आया था? आप मान रहे, बहुत अच्छी बात है शुभ जी, आपने माना, बधाई। समय पे समझ नहीं आती है इसको, ये मेरा ये कहना नहीं है। ना आप नासमझ थे उस वक्त। आसिफ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आसिफ, हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस से भी जो लीडर्स बैठे हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि नीतीश जी को सत्ता का इतना नशा था कि गोधरा कांड के दौरान रामविलास पासवान तो इस्तीफा देते हैं, नीतीश जी नहीं देते हैं। खुद ही कह रहे हैं। कौन आज की तारीख में कौन बेहतर है वो पता है? रामविलास पासवान जी लेते हैं। रामविलास पासवान जी नीतीश कुमार को, जो उन्होंने उस वक्त सत्ता नहीं छोड़ी, रामविलास पासवान ने इस्तीफा दिया। लेकिन बिल्कुल 2002 में जब गोधरा के कांड हुए थे उस वक्त पापा ने मंत्री रहते हुए उन्होंने केंद्र सरकार से इस्तीफा दिया जब उनको लगा कि इस पे पॉलिटिकल ऑनेस्टी डिमांड करती है। गुजरात हमारा प्रदेश नहीं है, हम वहां से राजनीति नहीं करते, हम लोग बिहार से आते हैं, बट फिर भी वहां पे जिस तरह से अल्पसंख्यकों के साथ या मुसलमानों के साथ जिस तरह से बर्ताव हुआ, तो उसके लिए जब उन्होंने इस्तीफा दिया, अगर उनको इस वक्त इतना ही परहेज था तो नीतीश जी ने क्यों नहीं उस वक्त सरकार छोड़ी? उस वक्त वो राष्ट्रीय राजनीति के चक्कर में वो उस वक्त सरकार में मंत्री बने रहे, और आज जब उनको लग रहा है कि उनकी राष्ट्रीय राजनीति में छवि कहीं ना कहीं धूमिल होती जा रही है या उनका कद छोटा पड़ता जा रहा है मोदी जी के सामने, और कहीं ना कहीं उनकी राज्य की राजनीति में भी वो कहीं पिछड़ते जा रहे हैं, तो अब उन्होंने ये नया शगुफा छोड़ा है और अब ये उसके लिए सिर्फ सत्ता की राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं। जैसा आपने बोला, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फायदे और नुकसान के तराजू में तोल के देखा जा रहा है राजनीति को। साफ तौर पे ये कहावत है कि तुम्ही से मोहब्बत, तुम्ही से अदावत। ये एक तरफ मोहब्बत भी है जेडीयू बीजेपी को और दूसरी तरफ अदावत भी कर रहे हैं। जी वंदना। बिल्कुल आसिफ, हम चाहेंगे आप चिराग से पूछिए कि अगर उनको क्या लगता है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें क्या लगता है, गठबंधन टूटने से नीतीश जी को नुकसान होगा या नीतीश जी को प्रॉफिट होगा? और ये फायदे नुकसान की ही बात है, ये फायदे नुकसान की बात है कि मुस्लिम वोट बैंक की बिल्कुल सीधे चिराग, क्या लग रहा है अगर ये गठबंधन टूटता है तो किसको बेनिफिट किसको दिखता है? आपको अपने राजनीतिक अनुभव के हिसाब से अगर आपको लगता है कि ये गठबंधन टूटती है किसको बेनिफिट? देखिए, बेनिफिट का पता नहीं। डेफिनेटली जिस तरह से अभी राजद और लोजपा का गठबंधन इतना मजबूत रूप से आगे बढ़ रहा है और जिस तरह से एक लहर चल पड़ी है इस गठबंधन की तरफ, सो डेफिनेटली हमारा गठबंधन बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। बाकी इनके अलगाव से हमें और कितना फायदा होगा वो अभी आने वाले समय में डिसाइड होगा। अभी बैठ के जब उस पर और बैठक होगी, पहले तो ये लोग अपना भविष्य डिसाइड करेंगे बीजेपी के साथ हैं या नहीं। 3-4 दिन से मंथन नहीं कर रहे हैं, तो अब उसका निर्णय तो बताएंगे क्या है। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार अकेले अपने दम पे सरकार बचाए रखेंगे? क्या 2015 तक उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं नजर आ रहा है? क्योंकि इतने बड़ा जोखिम अगर उठा रहे हैं वो, तो कहीं ना कहीं से बहुत सारे जिस तरह से वो हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिस तरह से वो विधायकों की खरीद फरोख्त में लगे हुए हैं, जिस तरह से अभी बीजेपी के ही विधायकों ने उन पे इल्जाम लगाया कि किस तरह से उन्हें खींचा जा रहा है। अगर उन्हें इतनी ही अगर आश्वासन है अपने ऊपर, इतना ही अगर उन्हें भरोसा है अपने ऊपर और अपने विकास के कार्यों पे और अपने जो भी उन्होंने प्रदेश के लिए किया है, इतना भरोसा है तो क्यों नहीं जाते हैं जनता के बीच वो दोबारा? उनकी राजनीतिक ईमानदारी डिमांड करती है ये चीज की वो वापस आए, क्योंकि जो मैंडेट सबसे ज्यादा डैमेज तो आरजेडी और एलजेपी को होना हो, क्योंकि अगर वो
हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा है, तो फिर आप सबसे ज्यादा अहमियत वो आपके विधायकों पर देंगे, आपके विधायकों को खरीदना। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से अभी से ही नहीं बल्कि ये 2005 में भी आप देखें जिस तरह से इन्होंने हमारे विधायकों को तोड़ा वहां पे, तो इनको खुद पे भरोसा ही नहीं है। अगर खुद पे भरोसा है तो आप दूसरी पार्टी के विधायकों को क्यों तोड़ रहे हैं? और आज भी मैं ये बात दावे से कहता हूं कि राजनीतिक ईमानदारी ये डिमांड करती है कि आप अभी वापस आए और लोगों के बीच में जाके आप मैंडेट दें। तो जो मैंडेट मिला है वो जदयू को नहीं मिला है, वो एनडीए को मिला है, जिसमें बीजेपी और जेडीयू दोनों शामिल थी। आज जब आपकी एक अहम घटक दल आपसे अलग हो रहा है तो आप वापस जनता के बीच में जाए और फिर पूर्ण बहुमत लेके वापस आसिफ वंदना, अशोक जी ये कह रहे हैं कि बिहार का दुर्भाग्य होगा अगर जनता ने नीतीश जी को नकारा, क्योंकि बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टीज के राज में जंगल राज रहा है। ये जंगल राज मिटा जब नीतीश जी आए। और देखिए साफ तौर पर चिराग ने जो बात कही वंदना, वो भी बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि अगर आप मैंडेट की बात कर रहे हैं, आप अगर सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, तो आपको फ्रेश मैंडेट के लिए फिर से चुनाव में जाना चाहिए। बहुत सही कहा, पिछली बार जो मैंडेट मिला वो एनडीए के नाम पे मिला। रूप कुमार चौधरी हमारे साथ बिल्कुल यही बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर इतना ओवर कॉन्फिडेंस था तो दोबारा से आ जाओ ना इलेक्शन में, फ्रेश एक बार चुनाव लड़के देख लो। लेकिन मैं चाहती हूँ आप चिराग जी से पूछिए, जो अशोक जी बात कर रहे हैं और बार बार वो इस बात को एम्फसाइज भी कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि दुर्भाग्य होगा नीतीश जी जाएं और कोई और पॉलिटिकल पार्टी आए। वहाँ जेडीयू के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने नकारा तो ये बिहार का दुर्भाग्य होगा। क्या आपको भी लगता है? मुझे लगता है अब जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है, और ये जो बदलाव की आंधी चली है बहुत अच्छे के लिए हो रही है। ये बिल्कुल भी बिहार का दुर्भाग्य नहीं होगा। अगर इन्हें बिहार के भाग्य और दुर्भाग्य की इतनी चिंता होती तो पिछले 8 सालों में जो इन्होंने वहां पे लोगों का शोषण किया है, हर वर्ग के लोगों का, मैं यही नहीं बोल रहा कि उच्च जाति या पिछड़ी जाति, हर समाज के लोगों का, भले वो शिक्षक हों, महिलाएं हों या वहां के युवा वर्ग के लोग हों, जिस तरह से 8 सालों में उनके साथ धोखा हुआ है, सिर्फ छलावा हुआ है। अगर इन्हें भाग्य दुर्भाग्य की इतनी चिंता थी तो 8 सालों में इन्होंने क्या किया? बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है वंदना। इस सवाल का जवाब आप जेडीयू नेता से पूछिए कि 8 सालों में उन्होंने क्या किया। अगर 8 साल आप बेहतर हो तो फिर क्या जरूरत है आपको इतनी? नहीं, ऐसा नहीं कर रहे हैं, और शायद इनको पता नहीं है, जानकारी नहीं है, इनके पास अनुभव की कमी है शायद। अभी मैं ये कहता हूं कि पहले बिहार से लोग आते थे दिल्ली मजदूरी करने, अब उनका रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं अब। ये मतलब जो माइग्रेशन की बात कर रहा हूं। और युवाओं में अभी इन्होंने जो स्कूलों के टीचर्स नियुक्त करे हैं, वहीं पे रोजगार मतलब उनको मिलता है। बहुत सारे ऐसे काम हैं, गिनती कराऊंगा तो आपका टाइम ही खत्म हो जाएगा। चलिए, मतलब बहुत सारे ऐसे काम हैं। फिलहाल जो चुनाव आएंगे तो देख लिया जाएगा, देखना होगा कि आगे क्या क्या रणनीति रहती है। इनकी जीव है, जो मर्जी बोले, इनकी जबान है, जो मर्जी बोल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और विपक्ष का काम होता है देखिए बिना आग के धुआं नहीं उड़ता है। वंदना, सबसे बड़ी बात है कि अगर ये आग नहीं लगी होती तो इतना चर्चा पर चर्चा नहीं होता, ये आरोप प्रत्यारोप नहीं लगते। ये तो एलजेपी और आरजेडी तो बात की चीज है, पहले बीजेपी से ही इन्हें संभलना होगा, क्योंकि बीजेपी साफ तौर पे कह रही है कि विपक्ष में अगर हम बैठे तो दांत खट्टे कर देंगे नीतीश कुमार के। बिल्कुल बिल्कुल। पहले अपने दोस्त को दुश्मन बनाने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि वो आपके सारे राज जानता है और किस हद तक आपका जीना मुश्किल कर देता है, ये जरूर सोचना चाहिए था। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ, आपका भी शुक्रिया, चिराग पासवान का भी। और जिस तरीके से उन्होंने कई बातें कही हैं, वाकई में लग रहा है कि मसला बहुत गंभीर, बहुत बड़ा है और कहीं ना कहीं देखना होगा कि इसके नतीजे क्या होते हैं। चंदीला साहब, हम सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, चिराग पासवान को भी आपने सुना, आरजेडी की क्या कुछ वहां पॉलिसी रही है। इससे पहले लालू प्रसाद यादव हैं, वो ये कह चुके हैं कि भाई 18% मुस्लिम वोट बैंक के लिए नीतीश ये सब कर रहे हैं, बातों को ढक रहे हैं, ये कह के मोदी मोदी मोदी। आपको भी लगता है कि ये नाटक है नीतीश जी का? ऐसा है मैडम जी, नीतीश जी बिहार से संबंधित रहे हैं। जी जी। अपने प्रदेश के बारे में बहुत अच्छी तरह से वो जानते हैं। जी जी। मैं तो इतना नहीं जानता। मुख्यमंत्री हैं वहाँ, उन्होंने काम किए होंगे, जी, जनता के बीच में जाते हैं। उन्हें जरूरी कोई ऐसी चीज अच्छी लगी है, उनके ऊपर अपना ऐसा विश्वास है उनका कि बीजेपी छोड़ने के बाद मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, तो तभी वो कदम उठा रहे हैं। तो आत्महत्या कोई नहीं करता। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये उनका विश्वास है या ओवर कॉन्फिडेंस है? बीजेपी के भी मेरी अपनी राय है, मैं कांग्रेस की तरफ से नहीं कर रहा, मेरी अपनी राय है कि बीजेपी के दुर्भाग्य है ये कि नीतीश कुमार जी जैसे व्यक्ति से दुश्मनी मोल ले रहे हैं। चौधरी साहब, वाकई बीजेपी का दुर्भाग्य है। बढ़िया तरीके से उनके मेलजोल के साथ चल रही है। लेकिन चंदीला साहब, जो सरकार चल रही है वो मोदी को बीच में लाके खड़ा कर दिया आपसी विवाद में। इस विवाद को, मोदी के विवाद को ये पार्टी में हल करते। अडवाणी जी, सुषमा जी या अन्य आदरणीय जो दूसरे लीडर हैं बीजेपी के, उनके बीच में बैठ के करना चाहिए था। एक गोवा में मीटिंग रख दी, अडवाणी जी से सलाह नहीं की, उनसे विचार विमर्श नहीं किया। और ये भी मुझे हक नहीं है कोई उनकी पार्टी के बारे में ऐसा कहने का,
लेकिन क्योंकि आप चर्चा में ये विषय को ले रही हैं जी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं बिल्कुल चौधरी पहले साहब उनको क्या अपने ऐसा घर को संभालना चाहिए। बीजेपी मैनेज नहीं कर पा रही अपनी अलायंस पार्टी दूसरे की बात करनी चाहिए। बीजेपी अच्छी तरह से मैनेज कर रही है, बीजेपी विकास की राजनीति करती है, बीजेपी किसी एक जाति विशेष या धर्म विशेष के लिए काम नहीं करती है। बीजेपी के लिए कोई वर्ग केवल वोट बैंक नहीं है, बीजेपी के लिए प्रत्येक देश का, भारत का नागरिक एक सम्मानित नागरिक है और सबके विकास की बात करती है। हमको ये नहीं करते कि इस वर्ग की हम ये छूट देंगे, इस वर्ग के 10वीं के क्लास के बच्चे पास हो जाएंगे तो उनको लैपटॉप देंगे, इनको हम ये छूट देंगे। हम सबके विकास की बात करते हैं। हम तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की आपने सरकार को देखा, उन्होंने हर गांव के लिए काम किए। ये नहीं देखा ये गांव किस वर्ग का है, किस जाति का है, किस धर्म का है। भारतीय जनता पार्टी कभी ये बात नहीं की। चौधरी साहब अभी प्रजातंत्र के अंदर आप बोले, मैंने बीच में चंदेला साहब को नहीं आपको नहीं कहने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए। दूसरी बात अभी चंदेला साहब ने कहा, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये इनके व्यक्तिगत विचार थे या इनकी पार्टी के विचार थे? अगर व्यक्तिगत विचार थे इनके तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है। अगर ये इनकी पार्टी के विचार थे, हमारा और नीतीश जी का मतभेद होने से पूर्व पानी पी पी कर जो कांग्रेस के नेता नीतीश जी को बिहार की सरकार को कोसते थे, तो फिर वो क्या था? वो घड़ियाली आंसू थे या आज जो आप यहाँ बाहर हैं इस स्टूडियो में वो घड़ियाली आंसू? आप तय कर लीजिए, आपकी पार्टी का मत कुछ और है, आपका मत कुछ और है। पार्टी का बताइए क्या है? मैं बता रहा हूं ना आपको। आप हमारा गठबंधन में दरार आने से पूर्व कांग्रेस पार्टी की हमारे बारे में, एनडीए बिहार के बारे में क्या राय थी? क्या कभी आपने अध्ययन किया? देखिए ऐसा होता है, मैं अभी 4 दिन पहले बात कर बिहार के, वो कहा देखिए बिहार के काफी लोग हमारी दिल्ली में, मैं उसके बाद में आपकी पार्टी की राय जानना चाह रहा हूं आपसे। आपकी पार्टी की राय कतई भिन्न थी। पार्टी के लोग एनडीए गठबंधन को रोजाना आपके लोग कोसते थे, परंतु आज अचानक जब आपको लगा हमारी और नीतीश जी के बीच में दरार आई है तो आप लोगों का अचानक प्रेम उमड़ आया उनके प्रति, ताकि ये आप इस उम्मीद से हैं कि कल उनके साथ आपका गठबंधन हो जाएगा, फिर आपकी यूपी एक सरकार को कुछ मजबूती मिलेगी। आपका और नीतीश जी का ये थोड़ी है, ये सपना जो राजनीति करता है, ये सत्ता पक्ष में आना चाहते हैं, सपने सन्यासी थोड़ी कांग्रेस वाले, ये कांग्रेस भाजपा वाले हर आदमी सोचना है, इसका जवाब जनता दे देगी। किसका नफा होगा या किसका नुकसान होगा, हमें आ रहा है, ये बात तो अलग है। मैं वही कह रहा हूँ, विषय ये है कि आपका परिवार आपकी वो अपनी वजह से टूट रहा है, इसमें दूसरे को दोष दे रहे हैं। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, सब अपनी बात कहते हैं। ये बड़ी गजब बात है, जेडीयू भी कह रही है बीजेपी के कारण गठबंधन टूट रहा है, कांग्रेस कह रही है इनके कारण टूट रहा है। तो उनको केवल हम बता रहे हैं, कांग्रेस ने किसी को नहीं तोड़ा जी। कुछ अल्पसंख्यक कांग्रेस सत्ता में और बड़ी रहेगी और आगे लगातार और 15-20 साल तक कोई दिक्कत नहीं। अभी अशोक प्रधान जी कह रहे थे कि वो कुछ कारण हैं कि उनके एक विशेष वर्ग को प्रभावित करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है और इसके नतीजे चौधरी साहब आपके हिसाब से मुस्लिम वोट बैंक को प्रभावित यहाँ गलत कर रहे हैं। देखिए पता चल जाएगा। देखिए मैं बताता हूँ, मैं तो कह रहा हूँ ना, अगर नीतीश जी राज्यपाल साहब के पास जाते हैं, आप उनसे अनुरोध करिए कि नीतीश जी बिल्कुल सीधे चुनाव के मैदान में आए। बताइए ना अशोक जी, अगर हमारे राज्य में बोलने देंगे जब तो बोलूं, ये सरकार बोलने देंगे जब तो बोलूं मैं। ये सरकार थी प्रधान जी, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप मुझे भी तो बोलने दीजिए। ये सरकार अपने घर को देखो ना, मैं जो आपसे कह रहा हूँ, देखिए अपने घर के लोगों को देखो दीजिए। ये सरकार जो आज तक चल रही है, ये भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की साझा सरकार है, गठबंधन की सरकार है। अगर एक पार्टनर अलग होता है और दी जिसने इसकी अमानत किसकी, जो हमारे पास है, ये जो हम इस सरकार में दोनों तरफ शामिल थे, जनता ने हमें ये काम सौंपा है। अगर हम ये इस गठबंधन को तोड़ते हैं तो उसी जनता के पास जाए ना, मोदी जी को नहीं चाहते कि वो बीजेपी की तरफ से। चलिए ये आंकड़ा आया कहां से, इसकी चर्चा मैं जरूर करूंगी, क्योंकि मोदी जी को लेकर बहुत आपत्ति होने लगी है, बहुत हद से ज्यादा होती जा रही है, और मेरे ख्याल से बीजेपी में भी ये आपत्ति बढ़ चढ़ के नजर आ रही है। नहीं चौधरी साहब आ रही है, आप डिनाई नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या कुछ इस पर रिएक्शन है, जरूर लेंगे। क्या होगा नतीजा अगर गठबंधन टूटता के या बचता के, क्या कुछ होगा, इसकी बातचीत करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक और बहुत जल्द वापस। अगर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना।
सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन, जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा।